Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Kamini Batra. I am here with you a new topic that is comparative development experiences of India and its neighbors. Now, who are the neighbors of India? Obvious, everybody knows China, जिससे लड़ाई चलती रहती है. पाकिस्तान, obvious, वो भी सेम मैटर पे हम लोग चलते हैं. तो चलो आज हम कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि उनकी नेचर कैसी है. और हम क्लास में भी अक्सर ऐसा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. आप दो चार गर्ल्स ऐसी होती हैं या बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट आना है, ऑब्वियस उनके होते हैं कि इससे मेरे नंबर ज्यादा आ जाए. ना द सेम एक्सपीरियंस विच इज फेस्ड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. मुझे इससे आगे जाना है. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद दिस. इट इज जस्ट ओनली स्नैपशॉट व्यू. India, Pakistan, China have many similarities. Why I write here many similarities? What's the reason behind this? क्यों similarities हैं ज़्यादा? क्योंकि जब तीनों आज़ाद हुए, जो तीनों फ्री हुए, उसका वो कब हुए? India and Pakistan, everybody knows, in 1947. And चाइना कब आया एग्जिस्टेंस में? चाइना में एक रेवोल्यूशन हुई थी नेशनलिस्ट पार्टी में, और इनमें क्या हुआ था रेवोल्यूशन कि वो नेशनलिस्ट थे और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहता था. तो एक रेवोल्यूशन हुआ चाइना और नेशनलिस्ट लोगों में, चाइना के और कम्युनिस्ट लोगों ने. तो कम्युनिज्म स्टार्ट हो गया वहां पे 1949 में. क्लियर? अब इसको थोड़ा सा देख ले. इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मेनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. हमने इकोनॉमिक्स में सिर्फ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को लेना और कुछ भी नहीं लेना. क्या क्या डेवलपमेंट थी और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई. अब सवाल यह है कि तीनों लगभग बराबर स्टार्ट हुए. इंडिया, पाकिस्तान दोनों ने को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और एस्टेब्लिशमेंट हो गई रिपब्लिक की 1949 में. कंपैरेटिव एनालिसिस विद दिस रेफरेंस. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. तीन चीजें में हम कंपैरिजन करेंगे जो आपके सिलेबस में है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. सेकंड वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. जस्ट अ मिनट बेटा, पेन ले लूं मैं. दिस इज पेन. इट इज नॉट वर्किंग. व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ओके. कंपैरेटिव एनालिसिस विद रेफरेंस, दैट इज हम कंपैरिजन करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का. अब ये डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या होता है? दूसरा हम करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. लास्ट हम करेंगे ग्रोथ इंडिकेटर्स. ऑब्वियस, एवरीबॉडी नोज, अभी तक जो आप पढ़ते आए हो +1 में भी आपने देखा कि GDP is the main factor which analyze while there is a development growth in the economy, और different sectors, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या लेना है? फर्स्ट है इसका, देखिए, comparative analysis in your syllabus, there are only three factors. One is demographic indicators, another one is human development indicators, another one is human capital indicators, और उसके बाद क्या है? ग्रोथ इंडिकेटर्स. अब पहला चलते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. डेमोग्राफिक में हम क्या क्या करेंगे, यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का. हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन कितनी है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब चीजें. डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ का पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें. तो पहला पॉइंट हम करते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन. एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है. हर कोई जानता है कि इंडिया जो है रैंक सेकंड है और पॉपुलेशन है लगभग 132 करोड़. आपको पता है इतने लोग हैं. और चाइना मोस्ट पॉपुलस सिटी है, वहाँ 137 करोड़ हैं, और पाकिस्तान में 188 मिलियन लोग हैं. तो दिस इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन. Population is one of the major factor to show what type of the growth in the economy, because when we add this population with allied with the population with the different sectors, anybody who knows economics, a slight part of the economics, can easily guess what type of the growth is in the economy. आगे हम इसको करेंगे GDP के साथ. तो डेमोग्राफिक में हमने पहले देखा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन.
सेकेंड पॉइंट है एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन 1 मार्क का पेपर में आता है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की इंडिया से कम है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड हु इज द इन द फर्स्ट रैंक? तो आपको आंसर इंडिया देना है, क्योंकि जो इंडिया है उसकी चाइना से ज्यादा है 1.2%, जबकि चाइना की है 0.5%। और अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जितनी भी पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या आता है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स लिव्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो चाइना के अंदर जो है 146 पर्सन रहते हैं, जबकि इंडिया में 441 पर्सन और पाकिस्तान में 245, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज हायर देन चाइना एंड पाकिस्तान। एंड द नेक्स्ट वन इज, बहुत बारी आप लोगों ने सुना होगा 9th-10th में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट? जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं उनकी इन्फेंट, उनकी मृत्यु दर देखी गई है बेटा कितनी होती है। तो इंडिया में इसकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना, बट इट इज लेस देन पाकिस्तान। फर्टेलिटी रेट, लेडीज जो है कितना फर्टाइल होती हैं। जनरली एक लेडीज की फर्टाइल रिप्रोडक्टिव एज जिसे कहा जाता है दैट इज इन बिटवीन 15 to 45 ईयर्स। अब पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में अप्रोक्स अगर एवरेज घर में बच्चे देखे जाएं या एक लेडी देखी जाए कितने बच्चों का बर्थ देती है, तो 3.7। जनरली बच्चे कभी 0.7 में नहीं होते, बट इट इज एन एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। और जबकि इंडिया में 2.3% और चाइना में 1.6%। अब हम सोचें चाइना इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर भी उसकी फर्टिलिटी रेट 1.6 क्यों है? द रीजन बिहाइंड इज दिस, क्योंकि वहां 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि एक ही बच्चा हर घर में होना चाहिए, रादर फाइन होता था। लेकिन 2015 में उन्होंने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वहां का यूथ बहुत कम रह गया था एंड द ग्रोथ इज रिलेटेड विद यूथ। अगर यंग जनरेशन होगी तो ग्रोथ रेट अपने आप ज्यादा हो जाएगा, बट they must be have the good efficiency and the morale and something like that. That's the only reason, and the hard worker. But in China, when they adopted the policy of one child policy norms in 1978, this time they totally demolished this policy in 2015. अब अगली बात कर रहे हैं पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन किस देश में सबसे ज्यादा लोग हैं? तो थोड़ा सा अंदाजा आप लगाएं किस कंट्री में सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन जो है वो सॉरी सबसे ज्यादा पॉवर्टी है पाकिस्तान में, फिर इंडिया में और फिर चाइना में। अगर हम बात करें तो टोटल जितने भी लोग हैं, और पावर्टी लाइन की पहले डेफिनेशन करते हैं। पावर्टी लाइन क्या होती है? आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया, यानी कितने लोग अमीर और कितने लोग गरीब, ये बात नहीं, एक लाइन नहीं खींची जा रही, ये एक चीज की जा रही है। द पर्सन हुज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट सफिशिएंट टू मीट स्पेसिफाइड मिनिमम नीड्स ऑफ कैलोरीज। जब भी पावर्टी लाइन की बात की जाती है तो पैसे की चर्चा नहीं की जाती, ये चर्चा की जाती है कि एक नॉर्मल इंसान को जितनी कैलोरीज चाहिए इतनी वो कैलोरीज परचेज नहीं कर सकता। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? पावर्टी लाइन हुज लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट सफिशिएंट टू मीट स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल्स ऑफ कैलोरीज इनटेक। तो इंडिया में जो है अगर कहें तो इस हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से 60.4% पीपल हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इन ऑन द बिहाफ ऑफ दीज कैलोरीज ओनली। चाइना में 23.5 और पाकिस्तान में 46.4। तो इंडिया सबसे, मैंने पहले भी बात किया, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं इन द केस ऑफ दिस कैलोरीज। अब चलते हैं, उसके बाद है हमारी पॉपुलेशन बिलो हो गया अर्बनाइजेशन। कितने लोग हैं जो शहरों में रहते हैं? इंडिया के ज्यादा रहते हैं शहरों में या पाकिस्तान के रहते हैं? तो हम बात करें कि ओनली 33% ऑफ इंडियन पीपल लिव्स इन सिटीज।
सिर्फ 33%, 1/3 हिस्सा इंडिया का कहाँ रहता है, अर्बन एरिया में, और जबकि 50% से ऊपर का हिस्सा, लगभग 57% कह सकते हैं हम लोग, चाइना का हिस्सा अर्बनाइजेशन एरिया में रहता है। ये मैं बताऊंगी कैसे चेंज हुआ आगे जब चैप्टर करेंगे। और पाकिस्तान में 39% शहरों में रहते हैं। अगर देखा जाए और पाकिस्तान और हमारे में कितना फर्क है, इंडिया का 33, सबसे कम लोग, इंडिया के लोग गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इट मीन्स 33% lives in urban area and 39% of population of the Pakistan lives in urban area, while in China more than approx 57% people lives in urban area. Now, what are the growth indicators? अब तीनों कंट्रीज के हम ग्रोथ इंडिकेटर की बात करेंगे। ग्रोथ कैसे होता है, तो ग्रोथ कैसे की जाती है। ग्रोथ इज मतलब जीडीपी क्या है। अगर आजकल की बात करें इन दिस पेंडेमिक पीरियड, कोरोना पीरियड, तो आजकल तो जीडीपी नेगेटिव की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम इससे पहले की चर्चा करें 2015 टू 2017, जो डाटा हमारे सामने आया, एक दुनिया को जगाने वाला था कि चाइना से भी ऊपर हमारे ग्रोथ रेट चली गई, दैट इज 7.3%, जबकि चाइना की थी 6.8% और पाकिस्तान की थी 5.3%। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मतलब सब लोग समझते हैं, ग्रोथ, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें कि किस सेक्टर में किस देश के कितने लोग कितना कमाते हैं, तो अगर हम बात करें कि लगभग इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 42% लोग हैं, और अगर 100% की बात नहीं करते, एक बहुत अच्छे से समझने वाली बात करें तो 42% जो लोग हैं वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और वो सिर्फ 17 रुपए कमा रहे हैं, 17 रुपीज आर अर्न बाय देम। परसेंट की बात नहीं करी, जल्दी से समझ में आ जाएगा। सपोज इन इंडिया देर आर ओनली 100 पीपल, एंड चाइना and as well as in Pakistan there are 100 peoples। तो इंडिया के 100 लोगों में से 42 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, 23 लोग इंडस्ट्री में हैं, और 34 लोग सर्विस सेक्टर में हैं। और कमा कितना रहे हैं, सबसे ज्यादा इनकम कहाँ रही है, दे अर्न इनकम कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, द हाईएस्ट रेट ऑफ जीडीपी इन टर्शरी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। 53% टर्शरी सेक्टर से हमें आ रहा है, इंडस्ट्री से 30% आ रहा है, और 17%। अगर हम यही बात पाकिस्तान की करते हैं, सबसे कम लोग चाइना के हैं, 17% जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं। अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। वो क्वेश्चन क्या है पेपर में जो आता है, अभी मैंने बात की कि सबसे ज्यादा चाइना के लोग जो हैं कम हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना के लोग कम किस लिए हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इसका मीनिंग ध्यान से सुनना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 1978 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चला था। वो कैंपेन किस लिए था कि मोस्ट ऑफ द पीपल who doesn't want to do business or industries, they must campaign in that particular manner कि वो लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। यानी मेन मोटिव क्या था चाइना का कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकाल कर किस सेक्टर में लाए जाएं, इंडस्ट्री सेक्टर में लगाए जाएं। ये कब आया, 1978 में। इसका नाम क्या है, ग्रेट लीप, LEAP, लीप फॉरवर्ड। समझ में आ गया बेटा। तो ग्रोथ रेट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो जीडीपी किसकी सबसे ज्यादा है इस वक्त, सबसे ज्यादा चाइना की है। लेकिन इस कोरोना पीरियड की मैं बात नहीं कर रही बेटा आप लोगों से, मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ कि जीडीपी सबसे ज्यादा हो चुकी थी इंडिया की, दैट इज 7.3%। उसके बाद जीडीपी हुई चाइना की, दैट इज 6.8%, और फिर पाकिस्तान की। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, तो सेक्टोरल में चाइना जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से चेंज हो गया 1978 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब अगला टॉपिक देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है HDI इंडेक्स, इसको बोला जाता है। क्या क्या है, चलते हैं इसके अंदर हम पॉइंट लेते हैं। रैंक, तो इंडिया का रैंक कहाँ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, बड़े आसान सा है इसका। इंडिया में जो लेडीज हैं वो कितना
उम्मीद है जी सकती हैं। तो लेडीज जीती हैं 69.6 ईयर, और जो मेल मेंबर हैं वो कहते हैं 6.9। ये मैंने ऐसे ही याद कर लिया था। ये सिक्स सेम डिजिट्स हैं बेटा। इंडिया में जो वुमेन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.6, जबकि मेल मेंबर की है 66.9। और अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ 76.4 है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ 66.6 है, लगभग इंडिया जैसी। क्लियर। तो चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वहाँ पे हेल्दी लाइफ है, और जबकि इंडिया की बात करें एवरेज तो लगभग 67-66 आएगी, लाइक एज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया सेम हो गया, जबकि चाइना है 76.4। अगली बात करें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सबसे ज्यादा एवरेज किस देश के बच्चे स्कूल में जाते हैं? तो सबसे ज्यादा किस देश के बच्चे जाते होंगे? अगर आप अंदाजा लगाएं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अप्रोक्स 9% लोग जो हैं वो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग करते हैं, और चाइना के अप्रोक्स 8%, जबकि इंडिया के 6.4% स्कूलिंग पसंद करते हैं। जीडीपी पर कैपिटल कहाँ की सबसे ज्यादा है? एंड एवरीबॉडी नोज चाइना की जीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद करते हैं पावर्टी, ये हमारा पॉइंट हो गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और ये वाली बात करें या ये बात करें डेमोग्राफिक इंडिकेटर, देयर आर वन एंड द सेम थिंग। अलग आ जाए तो लिख सकते हो, जबकि आप इसके पॉइंट इसमें भी डाल सकते हो, नो वरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। अब इतना कुछ मैंने बोला, आपने सारी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, तो यू कैन इजीली गेस व्हाट इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस इन इंडिया। इंडिया कैसा है, कब आजाद हुआ, क्या परफॉर्मेंस है, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर, कितना इंडस्ट्रियल, ऐसे ही इतना सब कुछ मैंने बोला, तो आप इसको एनालाइज करें। तो मेरी तरफ से ये एक छोटा सा नोट है, चाहे आप गूगल सर्च करें या जहां से मर्जी, सबके परफॉर्मेंस एनालिसिस के एट लीस्ट 15 सेंटेंस ऑफ इंडिया, 15 ऑफ पाकिस्तान एंड 15 ऑफ चाइना। थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले बेटे जल्दी से। हमने इस चैप्टर में हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी किया तीनों देशों की। तो तीनों देशों ने लगभग सेम स्टार्ट किया, इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में, जबकि चाइना ने 1949 में। और हमने तीन बेसिक चीजें ली मेन, ये दोनों लगभग सेम है बेटा जो पेपर में आएंगे, नो डिफरेंसेस हियर। एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दीज आर लाइक एज सेम। और दूसरा है ग्रोथ इंडिकेटर, जीडीपी हमने देखी और इनके सेक्टर्स देखे। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने आपको कहा है लगभग सेम है। और अगर आप बात करें, ये काम आप लोगों के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस मुझे बताएंगे, आपने मुझे सुना, यानी जितने मैंने पॉइंट बोले वो इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान चाइना, ये आप खुद लिखेंगे 15 सेंटेंस, और प्लीज मुझे बताना। और अगर हम देखें, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, वन चाइल्ड नोम किस कंट्री का है? कैन एनीबॉडी टेल मी? लो फर्टिलिटी रेट कहाँ कौन सा है? आपको मैं इसके आंसर्स देना पसंद करूंगी, और मैं चाहूंगी इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछें। तो वन चाइल्ड नोम देख के आए जल्दी से। चाइना, सबसे कम बच्चे कहाँ हो रहे हैं? ऑब्वियस चाइना। क्यों सबसे कम हो रहे हैं? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी थी वहाँ 1978 से। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ है? ऑब्वियस चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन से कंट्री की है? इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट कहाँ का है? याद होगा, पाकिस्तान बताया था मैंने अभी। लार्ज पॉपुलेशन किन कंट्रीज की है? दो देशों की है। हाई डिग्री ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? इंडिया की। ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है। ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर India and Pakistan. I hope you will get this chapter. It is very tough for a teacher to teach Indian economy because these type of the lessons are very easy. Hope so. आप लोगों को समझ में आया होगा. Bye bye. All the best students.